का शिलान्यास कब हुआ? हाँ, अभी शिलान्यास कब हुआ तो तब तो मैं ज्वाइनिंग नहीं किया था। मैंने 2012 में एज असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सिविलाइजेशन में मैं जब ज्वाइनिंग किया हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे भी पता नहीं था कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे स्टैचूज़ है और यहाँ पे जो शिलान्यास किया हुआ है वो जब पढ़ा तब मुझे भी पता चला कि 2008 में इसकी शायद शिलान्यास हुआ था। और 2009 से जो एडमिनिस्ट्रेटिंग बिल्डिंग है वहाँ पे कोर्सेज चालू हुए थे। पहले एक दो कोर्सेज है मैनेजमेंट के, और उसके बाद में ये पूरा यूनिवर्सिटी का जो एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो एक बौद्ध धर्म की जो विज़न जो है, जिस विज़न को हम बुद्ध का धम्म चक्र कहते हैं या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उस विज़न पे पूरा यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। जैसे कि बुद्ध का सेंटर में उनका धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो उनकी स्टैचू जो है, और उसके पूरे सराउंडिंग में 8 स्कूल्स है। तो बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन है कि जो 8 स्कूलों में हमें रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देता है। और उसके पीछे साइड में लाइब्रेरी है जहाँ पे हम अभ्यास करके बुद्ध के ज्ञान को जान सकते हैं। और ये मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे हम खुद प्रैक्टिस करके बुद्ध के अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2009 से इसके क्लासेस की शुरुआत हुई। उसके बाद में धीरे धीरे 10, 11, 12 में स्कूलें बनने लगी, और 12 से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमारे समय से सभी स्कूल्स का ओपनिंग हुआ। और वहाँ से अभी कंटिन्यू में स्कूल जो है 2022 और इसके साथ में आगे बढ़ते जाने वाली है। तो श्रीराम जी और बहन जी का विज़न है, जिसे हम उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि ऐसे बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करना जिसमें बुद्ध की शिक्षा के साथ बाकी सभी अभ्यास जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वो सभी का अभ्यास हो सके। और एक विशेष बात है कि इस पूरे यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडी के अलावा बुद्धिस्ट इथिक्स भी अन्य बच्चों को पढ़ाया जाता है। 100 मार्क का पेपर, जिसमें अन्य जो बौद्ध धर्म नहीं जानते हैं या जो अभ्यास नहीं करते उनके लिए भी एक इंट्रोडक्शन बुद्धिज़्म का हो सके। तो उससे भी बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। हमारे डॉक्टर मनीष मेश्राम जी जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं, अब हमें दिखाने लिए चल रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कहाँ पर मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है। तो आइए हम सर उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस बहुत ही खूबसूरत ध्यान केंद्र का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र है। अभी हम महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र के बारे में। जी सर, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इस प्रचीर पे लिखा हुआ महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र, इसका नामकरण क्यों रखा गया है और नाम क्यों नहीं रखा गया सर? हाँ, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैं भी ध्यान केंद्रों को विजिट किया तब भी मुझे भी लगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में ध्यान का क्या संबंध है। लेकिन अगर हम कांशीराम जी का या हमारे जो बहुजन हमारे प्रेरणा स्थान है या हमारे आदर्श है बुद्ध से लेके बाबा साहब तक, तो उसके पीछे जो कारण है किसी भी कार्य करने का, वो एक सामाजिक परिवर्तन है। और ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन में सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुता का अनुभव करने को मिले। और बुद्ध की जो ध्यान विधि है जो हम इस ध्यान केंद्र में सीख रहे हैं, तो किसी बुद्ध के नाम से होना चाहिए था, लेकिन महात्मा फुले जी के नाम पे इसलिए रखा गया होगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से बुद्ध ने ध्यान करके उस समय के समाज को जो वर्ण व्यवस्था में बिखरा हुआ समाज था, अंधश्रद्धा में फंसा हुआ समाज था, उस समय में भी बहुत सारी ऐसी धार्मिक परंपराएं थी जो हमें ब्रह्मजाल सूत्र में सुनने पढ़ने को मिलती है। 62 प्रकार की विचारधाराएं थी।
कि जो पूरी तरह से लोगों को हानिकारक और अहितकारक थी। ऐसी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को बुद्ध ने परिवर्तित किया था। वो एक सबसे बड़ी सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि महात्मा फुले जी ने भी ऐसे समाज में धार्मिक परिवर्तन किया है जो समाज में शिक्षा नहीं थी, जिसमें असमानता थी, दुर्व्यवहार था, अन्याय था। तो उनका ध्यान जो है सामाजिक परिवर्तन से अपने जिम्मेदारी की तरफ गया कि मैंने खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उसका बदलाव हमें समाज में दिखाई देता है। तो ध्यान कोई ऐसी कोई सिर्फ व्यक्ति को लाभ होने वाली क्रिया नहीं है। जैसे कि बुद्ध ने स्वयं ध्यान किया तो समाज को, देश को, पूरे संसार को बदला, और महात्मा फुले जी ने समाज को देखा और अपने स्वयं के शक्ति को बदल के फिर से समाज में उन्होंने बदलाव लाया। तो ध्यान दोनों का परिवर्तन है, व्यक्ति और समाज का, और दोनों होने से ही देश है, व्यक्ति सुखी और आनंदित हो सकता है। तो इस कल्पना से ध्यान का जो सामाजिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन में करके दिखाया है, तो ध्यान करने से भी हम ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं और लाना चाहिए। और उसी को आजकल एंगेज बुद्धिज़्म भी कहा जाता है, जो सामाजिक तौर पे बौद्ध धर्म को अलग अलग समस्या में किस प्रकार से अप्लाई किया जाए, ताकि सामाजिक जो भी समस्या है, फिर वो गरीबी हो या समानता हो या किसी प्रकार का अन्याय हो या किसी भी प्रकार की हिंसा हो, हर जगह पे बौद्ध धर्म अपने आप में कैसे कार्य कर सकता है। तो इसका भी बहुत सारा आजकल आचरण किया जा रहा है, हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले इस नाम से ध्यान केंद्र की स्थापना होना एक आज की ज़रूरत है, ताकि हम ध्यान करके समाज में परिवर्तन ला सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब मनीष मेश्राम जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि महात्मा ज्योति फुले ध्यान केंद्र क्यों रखा गया, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया सर ने। अब मैं सर चाहता हूं कि एक बार अंदर का विजिट करा दें, क्या अंदर का दृश्य है। आप देख सकते हैं चारों तरफ प्लांट लगा हुआ है खूबसूरत तरीके से, और बोधिसत्व महात्मा ज्योतिबा फुले जी का मेडिटेशन सेंटर में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इधर पोस्टर लगाया है बहुत, वेलकम टू महात्मा ज्योतिबा फुले, जो बोधिसत्व बाबा साहब के विचारों पे। अभी हम पहुंच चुके हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र है उसके प्रवेश द्वार में हम प्रवेश कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नोटिस बोर्ड हैं जिसमें कुछ जो भी वार्षिक या फिर मंथली एक्टिविटीज़ होती हैं महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र में, तो और उसमें कुछ बाहर से भी गेस्ट आते हैं, तो उनके जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो आप यहाँ इस नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्टिव ध्यान केंद्र है। अब जिसमें हम अंदर प्रवेश करेंगे तो देखिए कितना भव्य और विशाल ये महात्मा ज्योतिबा फुले की स्मृति में बनाया गया ध्यान केंद्र है। और देखिए जैसे डॉक्टर मनीष मेश्राम जी ने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरोवर के चारों ओर 8 स्कूल की बिल्डिंग है, तो वैसे ही आप इस मेडिटेशन सेंटर के अंदर भी देख सकते हो कि जो उसकी फ्लोर है उसमें भी एक कमल रूपी स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसकी भी 8 पत्तियां हैं अगर हम काउंट करें तो ये पूरी वही आर्य अष्टांगिक मार्ग या फिर जो बौद्ध धर्म का धम्म चक्र है उससे प्रेरित ये पूरा स्तूप का आर्किटेक्चर है। तो एक्टिविटीज़ क्या होती है? मैं सर से पूछना चाहता हूं कि जो इतना खूबसूरत भव्य ध्यान सेंटर बनाया गया है, क्या यह भव्य सेंटर सिर्फ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए ही है? क्या अन्य और एक्टिविटी होती है जो बाहर के भी जो सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट के रूप में आना चाहते हैं, या कोई भी कितनी भी उम्र के व्यक्ति हों, तो सर से पूछना चाहता हूं कि क्या क्या उनके लिए एक्टिविटी है? हाँ, सवाल अच्छा है, क्योंकि जब स्तूप है, विहार है या कोई ध्यान केंद्र है या कोई स्थापत्य बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल भी होना उतना ही ज़रूरी है। अगर उसका इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं होता है तो उस स्थापत्य का हो या किसी भी विहार का हो, वो उपयोग या उसका लाभ नहीं मिलने से उसका उपयोग नहीं हो सकता है।
तो मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। जब से मैं 2012 से इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तभी से मैंने यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ध्यान वर्ग की शुरुआत की है। और तब से लेके अभी तक हर वर्ष में जो भी नए बच्चे आते हैं या हर सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान साधनाएं या ध्यान सिखाया जाता है। और सप्ताह में 2 दिवस का क्लास रख के उनके ध्यान को अलग अलग प्रकार से सिखाया जाता है। और ध्यान के लाभों से उनको लाभान्वित किया जाता है। और एक मेडिटेशन सेंटर का लाभ सिर्फ किसी विद्यार्थी को होता नहीं है, बल्कि बाहर के लोग भी हैं इस ध्यान केंद्र में आके ध्यान साधनाएं करते हैं और उनके लिए भी खुला है। और वैसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे अभी तक हुए हैं कि जिसमें करीबन अभी तक अगर मैं अंदाजे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और बेनिफिशियल अगर बताता हूँ तो करीबन 1500 के आसपास लोगों ने इसमें लाभ लिया है। और बच्चे से लेके बूढ़े तक, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स हमने शुरुआत में चिल्ड्रंस के लिए भी किए थे, जो कैंपस के बच्चे हैं उनके लिए हमने प्रोग्राम्स किए थे। बाहर के लोग भी बहुत सारे मेडिटेशन यहाँ पे सीख के गए हैं। और निरंतर यहाँ पे महीने 2 महीने में 2 दिन का 3 दिन का ऐसा वर्कशॉप है या ध्यान के अलग अलग कोर्स है, वो चलते रहते हैं। अभी हमने दिसंबर में 3 दिन का विपश्यना का कोर्स किया था, जिसमें विद्यार्थी के साथ साथ में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गाज़ियाबाद, हापुड़ से लोग ध्यान करने के लिए आए थे। और बहुत ही अच्छा वो प्रोग्राम रहा है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से ध्यान केंद्र है, तो व्यक्ति परिवर्तन करते हुए, क्योंकि ध्यान एक ऐसी विधि है जिसमें मन का परिवर्तन होता है, मन व्यक्ति के विचारों का परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन से जब वो व्यक्ति समाज में कुछ बदलाव करने के लिए प्रयास करता है, तो निश्चित है वो बदलाव होना पूरी तरह से संभव हो सकता है। और इसका अनुभव मुझे काफ़ी समय मिला है। जब भी विद्यार्थी सीखते हैं, ध्यान करते हैं, तो समाज के प्रति भी वो जागरूक होते हैं, समाज के प्रति भी वो कटिबद्ध होते हैं कि वो समाज में कुछ उनको बदलाव करना है। हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यह मेडिटेशन सेंटर कितना लाभदायक है स्टूडेंट के लिए, यहाँ के जो पढ़ते हैं और या जो बाहर के स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। अगर आप चाहते हैं मेडिटेशन सेंटर सीखना, 1 मिनट, कितनी होगी कैपेसिटी सर? तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। आप देख सकते हैं जो प्राचीर बनाई गई है ऐतिहासिक महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से मेडिटेशन सेंटर, ये 500 व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। यह बहुत अच्छा ही हमारे समाज के लिए है। और मैं जो हमारे सर ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ के स्टूडेंट भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वह स्टूडेंट भी सीख सकते हैं और बाहर के भी छात्र आके सीख सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर आप इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी से, जो मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं और काफ़ी दिन से इस यूनिवर्सिटी में अपना सहयोग दे रहे हैं और समाज के परिवर्तन के लिए अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मेश्राम जी। मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने किया है, अगर इससे कुछ अलग क्वेश्चन हो या और कुछ इस खासियत के बारे में बताना चाहते हैं मेडिटेशन सेंटर के लिए, तो सर से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी तरफ से बताएं जो एक अद्भुत हो। हाँ, बिल्कुल। सवाल बहुत अच्छा है और सही में कुछ बातें इसमें से छूट गई थी। जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, जिसे हम बौद्ध परंपरा में स्तूप कहते हैं, इस स्तूप का स्ट्रक्चर बना समय से ही परंपरा रही है। और बुद्ध ने ही महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा था कि आपके मैं जाने के बाद, मेरा शरीर नहीं होने के बाद आपने किस किस प्रतीकों की पूजा करनी चाहिए या किस प्रकार से आपने प्रतीक बनाना चाहिए। तो बुद्ध ने ही अपने सामने ही ऐसा एक प्रतीक बना के दिया था। उनके चिवर का एक चौकन बना के उसके ऊपर उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं, उनका भिक्षा पात्र था, उल्टा रखा था और कहा था कि इस प्रकार से आप स्तूप बना सकते हैं। और इस स्तूप का 2 प्रकार से आजकल उसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम सांची का स्तूप देखते हैं और जितने भी
बुद्ध के अवशेष हमें मिलते हैं या बुद्ध के अनुयायी के जो अवशेष मिलते हैं इसी स्तूप के आकार में मिलते हैं। और उसका स्तूप का आकार धीरे धीरे फिर वो बदलते भी गया है। डोम तो रहता ही है, ऊपर भी एक कुछ न कुछ क्या कहते हैं कटोरी ऊपर की तरफ लाइट डूम आ जाता है। हाँ, डूम के ऊपर भी डूम आता है। और इस स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण जो साइकोलॉजिकल और मेडिटेशन मीनिंग है, हमारा स्तूप जो है बॉडी और माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जो हमारे जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा एक बॉडी का पार्ट है और ऊपर का हिस्सा जो है वो माइंड का पार्ट है। और माइंड को भी हम जब बुद्ध के प्रतिमा को देखते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा जो है फेस के ऊपर से हमें माइंड का ज़्यादा उनका अनलाइटनमेंट दिखाई देता है और उनका फिजिकल बॉडी जो है वो नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो स्तूप को भी उसी प्रकार से बनाया जाता है और स्तूप का मेडिटेशन जब हम करते हैं तो उसी प्रकार से हम हमारे बॉडी और माइंड को देखते हैं कि बॉडी ऊपर नहीं जा सकता है लेकिन माइंड ऊपर जा सकता है। ऊपर जा सकता है इसका मतलब उसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है आकाश की तरह। बॉडी को उतना डेवलप नहीं किया जा सकता, बॉडी की अपनी लिमिट है। तो लेकिन बॉडी और माइंड हमेशा साथ में रहती है। तो स्तूप भी एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि जिसमें हम बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं या बुद्ध के उस अनुभव की तरफ लेके जा सकते हैं। और उसी के ही आर्किटेक्ट पे हम देख रहे हैं कि एक ध्यान का स्तूप बना है। अगर हम दीक्षा भूमि का स्तूप देखते हैं कि जहाँ पे बाबा साहब ने धर्मांतर किया था नागपुर में, हाँ, वो भी उसी सांची के स्तूप के आधार पे ही वो स्तूप बनाया गया है। और बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर आजकल ऐसे स्तूप के आधार पे बनाए जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें साउंड की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी बात करो तो आप कैसे भी कुछ सुन सकते हैं पूरे इस मतलब स्ट्रक्चर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिविजुअल रूम दिए हुए हैं वो इंडिविजुअल मेडिटेशन करने के लिए रूम्स दिए हुए हैं कि आप इंडिविजुअली भी मेडिटेशन आइसोलेट करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो हवा का आना जाना और लाइट की जो भी व्यवस्था है या जो स्टेज है वो सब बातें बहुत ही यूनिक जो हमारी आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको निर्माण की गई है। और इसी के नीचे इतना ही स्ट्रक्चर जो है मेडिटेशन का नीचे लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे लाइब्रेरी है, पुस्तकें हैं, करीबन 3000 के आसपास किताबें हैं जो बौद्ध धर्म के साथ में विषय पे जुड़ी हुई है। तो नीचे लाइब्रेरी है, ऊपर मेडिटेशन सेंटर है। और इसका मतलब मेडिटेशन और स्टडी से हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका एक सबसे बड़ा मैसेज कह सकते हैं या सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है इस मेडिटेशन सेंटर का। जैसे इस लाइब्रेरी, इस मेडिटेशन सेंटर के नीचे भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो बुद्ध के रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारी बुकें हैं। यहाँ पे करीबन 10 से 15 हज़ार तक बुकें हैं। और आसपास देखा जा सकता है कि काफ़ी रूम बने हुए हैं जिसमें स्टूडेंट अपना स्वयं शांति के साथ अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष मेश्राम जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।